अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि गुंदुस बेस बदल कर मरकजी खेमे से बाहर निकल गया था। इस किस्त के आगाज में हलीमा सुल्तान अपने छोटे बेटे सावजी को सुला रही थी, जबकि बाकी औरतें काम में मसरूफ थीं। इतने में हलीमा सुल्तान गुंदुस के बिखरे हुए कपड़े देखकर चौंक जाती है और दूसरी औरत अलजजिक से पूछती है, गुंदुस कहाँ है? अलजजिक कहती है, वो तो कह रहा था कि मुझे नींद आ रही है। फिर हलीमा उसके कपड़े देखकर कहती है, वो सिपाही वाला लिबास उतार गया है। आयमा खातून कहती हैं, वो कभी ऐसा नहीं करता बेटी, कहाँ चला गया है वो लड़का? हलीमा बहुत परेशान हो जाती है और बाकी औरतों के साथ उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्श से पहिया ठीक कर रहा था और बामसी उसके पास खड़ा था। कुछ देर गुजरने के बाद कमांडर कहता है, अभी तक पहिया ठीक नहीं हुआ। बामसी कहता है, तकरीबन हो गया है। उसकी आवाज़ सुनकर कमांडर चौंक जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? अर्तुल भी ये सब कुछ देख रहा था। कारा जैसर में कमांडर कोस्तास वापस आकर आरिस को बताता है कि मैं बहादुर से मिला था। उसने कहा है कि वो अपने बड़े खेमे में आपको दावत देगा। यह सुनकर आरिस हंसने लगता है और कहता है, इसका मतलब है कि वो असलहान पर हमला करके उसके खेमे पर कब्जा करने वाला है। दूसरी तरफ अर्तुल अपना हाथ खड़ा करता है तो सब तीरंदाज तैयार हो जाते हैं। इतने में कमांडर बामसी की तरफ बढ़ता है तो बामसी फौरन उसकी गर्दन पर खंजर फेर देता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। काय कबीले में हलीमा और अफसा गुंदुस को तलाश कर रही थीं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। इतने में अलजजिक भी वहां आ जाती है और कहती है, मैंने भी हर तरफ देख लिया है लेकिन वो कहीं नहीं है हलीमा सुल्तान। हलीमा कहती है, आप फौरन जाकर हाइमा खातून और सिपाहियों को खबर दो कि वो तलाश करें। हम ट्रेनिंग एरिया के पीछे की तरफ देखते हैं। फिर वो दोनों उस तरफ चल पड़ती हैं। अंदर अलजजिक हाइमा खातून को सूरत हाल से आगाह करती है। हाइमा खातून कहती हैं, तुम सावजी के पास रुको बेटी, मैं भी उसे ढूंढने जा रही हूँ। फिर आयमा खातून भी बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ गुंदुस कबीले के बाहर बड़े दरख्त के पास पहुंच गया था और बुलंद आवाज में कहता है, कहाँ हो तुम उड़ने वाले घोड़े? फिर वो उधर खड़ा होकर घूमने लगता है। इतने में कबीले का एक सिपाही वहां आ जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो गुंदुस? गुंदुस कहता है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए सिपाही, आप जाओ, मैं यहाँ उड़ने वाले घोड़े का इंतजार कर रहा हूँ। सिपाही कहता है, ये क्या कह रहे हो गुंदुस, आप मेरे साथ वापस कबीले चलो। इतने में तीतन भी वहां पहुंच जाता है। सिपाही उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तीतन आगे से कोई जवाब नहीं देता। सिपाही गुंदुस को कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ गुंदुस। लेकिन गुंदुस नहीं भागता। सिपाही तीतन को कहता है, तो तुम इस बच्चे का दिमाग खराब कर रहे हो। फिर वो सिपाही तलवार निकाल कर तीतन पर हमला कर देता है। इस तरह तीतन उस सिपाही को शदीद जख्मी करके गिरा देता है। यह देखकर गुंदुस समझ जाता है कि यह आदमी ठीक नहीं है और उसे कहता है, कातिल। तीतन उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे उठाकर वहां से चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद सामसा वहां पहुंचता है और सिपाही को जख्मी हालत में देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। दूसरी तरफ सामसा उस जख्मी सिपाही से पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें और किसने किया ये? लेकिन वो सिपाही बोल नहीं पा रहा था। इतने में हलीमा और दूसरी औरतें भी वहां आ जाती हैं। कुछ सिपाही भी वहां आ जाते हैं। हलीमा जख्मी सिपाही से पूछती है, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? सिपाही कहता है, दरियोस ने। फिर हलीमा एक तरफ गुंदुस की टोपी देख लेती है। सिपाही कहता है, दरियोस गुंदुस को अपने साथ ले गया है। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हलीमा जोर जोर से गुंदुस को पुकारने लगती है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह बिजांतीन के सारे सिपाही मारे जाते हैं, जबकि ताजर नीको एक घोड़ा गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। अर्सिस उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। फिर अर्तुल उसे कहता है, अगर तुम 7 तहों के पीछे भी चले जाओ तो हमसे नहीं छुप सकते। ताजर निको पूछता है, कौन हो तुम?
अर्तुल कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। फिर वामसी पूछता है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे सरदार? अर्तुल कहता है, पहले हम इससे सवालात करेंगे और रात को हम कारा जैसर किले पर हमला करेंगे। अभी हमें कोई गार्ड ढूंढना होगा और इन मरे हुए सिपाहियों की वर्दियां उतार कर इकट्ठी कर लो। इसके बाद वो नीको को पकड़कर वहां से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान सिपाहियों को अपने साथ लेकर गुंदुज को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। इसी दौरान तीतन गुंदुज को उठाकर एक गार में पहुंच गया था। गुंदुज होश में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तीतन उसे कहता है, तुम हमारे अजीम सिपाही बनोगे। गुंदुज बार बार कहता है, छोड़ दो मुझे और जाने दो। तीतन उसे एक तरफ बिठाकर कोई चीज तलाश करने लगता है। इतने में गुंदुज एक पत्थर उठाकर छुपा लेता है और अपने गले से एक निशानी उतारकर एक तरफ रख देता है। फिर तीतन एक बोरी नुमा चीज में उसे बंद करने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले की औरतें और सिपाही गुंदुज को तलाश करने में मसरूफ थे। इतने में हकीम अर्तुग भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, दरियोस अपना घोड़ा कबीले में ही छोड़ गया है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हलीमा कहती है, उसने ऐसा क्यों किया है? हकीम अर्तुग कहता है, लाजमी इसमें गवर्नर आरिस का हाथ होगा। फिर हकीम अर्तुग एक सिपाही को कहता है, फौरन जाकर अर्तुल साहब को ढूंढो और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करो। जवदार कबीले में तुर्गत के पास काई कबीले का एक सिपाही पहुंचता है जिसे तुर्गत ने बुलाया था। तुर्गत उसे कहता है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। अब मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। मैंने किरजा को बहादुर के पीछे भेजा था, लेकिन काफी वक्त से वो वापस नहीं आया। अब तुम जाकर उसे तलाश करो। यह सुनकर वो सिपाही वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में बहादुर सांजार के पास पहुंच गया था और सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे बहादुर सिपाहियों, हमने बहुत सी जंगों में सार उतारे हैं। कोई भी फौज हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती और अब कुछ लोग हमारा हक छीनना चाहते हैं। इसी दौरान किरजा भी छुपकर दूर से उन्हें देखने लगता है। फिर बहादुर कहता है, हम उन बेवकूफ़ों को मजा चखाएंगे। अब हम अपनी तलवारें लहराते हुए कबीले जाएंगे और खून देकर अपना हक हासिल करेंगे। फिर वो सब जोश में नारे लगाने लगते हैं। इतने में बहादुर का खास सिपाही किरजा के पास पहुंच जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान बहादुर और उसके सिपाही भी किरजा को देख लेते हैं और सब उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के लोग गुंदुज को तलाश कर रहे थे। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, हमें एक चीज मिली है, हमारे पीछे आए। यह सुनकर सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी ताजिर नीको को लेकर गार में पहुंच गए थे। ताजिर कहता है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, हमारा शहनशाह तुमसे एक भारी कीमत वसूल करेगा। अर्तुल कहता है, शहनशाह ने तुम्हारे साथ बहुत सारे सिपाही भेजे थे, मैंने सबको मार दिया है। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचा लेगा? अब मुझे बताओ कि क्या मजीद फौजें भी आएंगी? निको कहता है, हाँ आएंगी, बहुत सी बड़ी फौजें आएंगी और तुम लोगों को तबाह कर देंगी। अर्तुल कहता है, अब हम तुम्हारे मरे हुए सिपाहियों का लिबास पहनकर कारा जैसर किले पर हमला करेंगे और गवर्नर आरिस का सार उतार कर तुम्हें देंगे। तुम उसे लेकर निकाया जाओगे और हमारी जीत का ऐलान करोगे। दूसरी तरफ किरजा भाग रहा था और बहादुर के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। किरजा बहुत थक चुका था। इतने में बहादुर तीर चलाकर उसे गिरा देता है। फिर उसके पास आकर कहता है, तुर्गत और असलहान के कुत्ते, तो उन लोगों ने तुम्हें मेरे पीछे भेजा था। किरजा कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो करो, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ। अर्तुल साहब और तुर्गत अब मेरी मौत का इंतकाम जरूर लेंगे तुमसे। इस दफा अर्तुल साहब की तलवार से बच नहीं पाओगे। यह सुनकर बहादुर गुस्से में आ जाता है और किरजा को एक नेजा घोंप देता है। इस तरह किरजा शहीद हो जाता है। फिर बहादुर सांजार को कहता है, अब कबीले जाने का वक्त है, तुम मेरे इशारे का इंतजार करो। यह कहकर बहादुर वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाहियों को कदमों के निशानात मिल गए थे। हकीम अर्तुग कहता है, ये निशान उस गार की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद वो सब उस गार की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन एक दफा फिर सादुद्दीन को अपने पास बुलाते हैं। सुल्तान कहते हैं, मुझे मेरे खुफिया आदमियों की तरफ से खबर मिली है कि असलान खातून और तुर्गत अल्प को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। सादुद्दीन कहता है, उनकी ये जुर्रत? फिर सुल्तान कहते हैं, इस घटिया हरकत का क्या मकसद है? सादुद्दीन कहता है, हो सकता है कि अर्तुल साहब जैसे बहादुर हाकिम अल्लाह का नाम खराब करने के लिए ऐसा किया गया हो सुल्तान। मुझे यकीन है कि गद्दार कोनिया के महल में मौजूद है। यह सुनकर सुल्तान गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे महल के आदमियों की गिबत करना बंद करो सादुद्दीन, मैं इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। सादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूं कि आपको जहर किसने दिया था और अर्तुल को फंसाने की कोशिश की थी सुल्तान। अब मैं उनके नाम भी जान चुका हूँ। जावेदार कबीले में तुर्गत और असलान किरजा के वापस न आने की वजह से सख्त परेशान थे। असलान कहती है, वो बहादुर कुछ भी कर सकता है, वो खून का प्यासा हो चुका है। इतने में तुर्गत का खास सिपाही अंदर आकर बताता है,
कि मैंने किरजा को हर तरफ ढूंढा है लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर वो दोनों मजीद परेशान हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, अब मुझे खुद जाकर उसे तलाश करना होगा। असलहान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तुर्गुत कहता है, तुम परेशान ना हो, मुझे अपने सिपाहियों की कमांड करनी होगी। फिर तुर्गुत वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान पूछते हैं, क्या नाम है उसका? सादुद्दीन कहता है, एक कैतरीना। सुल्तान कहते हैं, उराल की बीवी? सादुद्दीन कहता है, जी हाँ, उसी ने निकाया और आपके महल के दरमियान राब्ता कायम किया था। सुल्तान पूछते हैं, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? सादुद्दीन कहता है, हम एक पादरी को जानते हैं जिसने अपना मजहब छोड़ दिया है। एक कैतरीना ने उससे जहर तलब किया था, फिर महल के गद्दार के जरिए उन्हें पता चला कि आप हल्ली बाजार में मौजूद हो। इस तरह वो आपको जहर देने में कामयाब हो गए थे। सुल्तान कहते हैं, अब वो औरत कहाँ है? उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। सादुद्दीन कहता है, मैंने सुना है कि वो कत्ल हो गई है क्योंकि गद्दारों को लगा था कि कहीं राज फाश ना हो जाए। अब मैं आपकी दी हुई मोहलत में आपके महल के गद्दारों का पता लगाऊंगा, वरना मेरा जिंदा रहना हराम होगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और बाकी लोग गुंदोज को तलाश करते करते एक गार में पहुंच जाते हैं, लेकिन तीतन वहां से जा चुका था। इतने में हकीम अर्तो को एक निशानी मिल जाती है। हलीमा उसे पहचान लेती है और कहती है, यह गुंदोज की निशानी है। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर हलीमा कहती है, मैं जाकर अपने हाथों से उस आदमी को कत्ल करूंगी। आयमा खातून उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, अर्तुल उसे ढूंढ लेगा बेटी। फिर आयमा खातून उसे दिलासा देने लगती हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।